अस्सलाम वालेकुम। आज CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 11 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिट्स। और आज से जो शुरू हो रहा है काम, इसके मैं नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उनको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप नोट्स भी पढ़ लेंगे तो आपका पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। पर अपने कॉन्सेप्ट वीडियो से ज़रूर क्लियर करें। तो मॉड्यूल अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बिट्स। इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिट्स। बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, आगे इसके बेसिक्स हैं। इन्फॉर्मेशन इज कोडेड इन 0 और 1। कंप्यूटर जो है वो एक लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर के अंदर ABCD नहीं होती और इसमें लिवे पे भी नहीं पढ़ते। इसमें सिर्फ दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, 0 और 1, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें MCQ है कि बिट का बेसिक यूनिट स्टोरेज का बेसिक यूनिट जो है वो बिट है और जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स हैं। और उसके बाद 1 बिट कैन बी कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू, 0 या 1। वो कह रहा है कि जो एक बिट है वो एक ही वैल्यू कंटेन करेगा, या तो वो सिर्फ एक रखेगा अपने पास या फिर वो अपने पास 0 रख लेगा। उसके बाद है बिट्स के यूनिट्स। वो कह रहा है कि बिट्स के जो यूनिट्स हैं वो ऐसे हैं कि 1 बाइट, एक बाइट जो है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, और जो 1 किलो बाइट होते हैं उसके अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। ये 1024 बाइट्स है, बिट्स नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए ना अक्सर गलती हो जाती है कि ये इसमें बताई हुई है, इक्वलेंट बताई हुई है। ठीक है, यूनिट इक्वलेंट है इसके। कई बार हेक्स आ जाती है, बाइनरी नोटेशन आए और एक हेक्साडेसिमल नोटेशन है, उसमें 1000 बाइट्स आता है और इसमें 1024 बाइट्स आता है। तो इसमें जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कभी 1000 बाइट्स लगा देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा जो भी वो वैल्यू देगा, अगर वो कह रहा है ना कि अगर आपको कि 8 किलो बाइट लेके आएँ, तो आपने 8 को जो है वो 1024 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। इंस्टेड ऑफ के आप ये ध्यान में रखें कि किलो आ रहा है तो किलो में 1000 होता है, तो अब 1000 के साथ जो है 8 को मल्टीप्लाई करने लग जाएं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये MCQs के हवाले से जो है इंपॉर्टेंट है। आगे हैं यूज पैटर्न्स यूजिंग बिट्स। इन 1 bit we can represent 2 patterns, either 1 0 or 1. If we have 2, then 4 different patterns can be representing. वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बिट है तो उसके 2 पैटर्न बन जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास 2 पैटर्न हैं तो उसके 4 बनेंगे। सॉरी, 2 बिट्स हैं तो उसके 4 पैटर्न बन जाएंगे। इसके लिए आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं कि आप 2 की पावर 2 ले लें, जितने आपने बनाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं कह देती हूँ कि इस चैप्टर को लेके इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कैसे जाके कोड बनता है, कैसे जाके सब कुछ होता है, क्योंकि ये सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। आगे इसके बारे में कुछ भी नहीं है और इसको देख कर जो है ना दिल घबरा जाता है कि आगे पता नहीं कितनी मुश्किल किताब है और हम पता नहीं कैसे करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसको बस देख के थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि MCQs आएँ तो वो आपके हो जाएँ। उसके अलावा इसमें से कोई चीज़ नहीं आती। आगे ये भी आपने देख लेना है और इसके बाद आगे चलते हैं। आगे भी इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने थोड़ी सी बाइनरी प्रेजेंटेशन दी हुई है, जो मैंने पहले ही कहा कि इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में नहीं आता। आ जाता है, मतलब MCQ आ जाता है, लेकिन ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से नहीं आता। तो बस आप इसको हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा कि इसको 2 पर डिवाइड करते जाते हैं, जो रिमेनिंग बच जाता है उसको जो है ना उसको रख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो फिर जो आंसर आता है फिर उसको लिखते जाते हैं और इस तरह जाकर इसका आंसर आ जाता है। पर इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की फिर से कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा मॉड्यूल आ जाता है 12। मॉड्यूल 12 में चीज़ जो याद करने वाली है, इसमें एक डेफिनेशन है बुलियन ऑपरेशंस की, कि बुलियन ऑपरेशन क्या होता है। तो वो कहता है कि हाउ इंडिविजुअल बिट्स आर स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इनसाइड अ कंप्यूटर। इट इज़ कन्वीनियंट टू इमेजिन दैट बिट 0 रिप्रेजेंट द फॉल्स एंड द बिट 1 रिप्रेजेंट्स द ट्रू वैल्यू। वो कह रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसके अंदर जो 0 है वो फॉल्स वैल्यू को शो कर रहा होता है और जो 1 है वो ट्रूथ वैल्यू को दिखा रहा होता है। और ऑपरेशंस दैट मैनिपुलेट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज आर कॉल्ड बुलियन ऑपरेशंस। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो करनी है। उसके बाद उसने बताया है कि 3 ऑफ द बेसिक बुलियन ऑपरेशंस आर एंड और जोर, और आगे एक और भी है नॉट। ठीक है, तो इनको देख लें एक बार। एंड बुलियन ऑपरेशंस में होता ये है कि इट प्रोड्यूसेस 1। इसमें इसमें आउटपुट 1 आता है तब जब दोनों सेम होती हैं। अगर ये डिफरेंट हैं तो इसका आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो और है उसके अंदर जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं या दोनों एक जैसी होती हैं, अगर इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि इट प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एनी ऑफ द 1 इनपुट इज़ 1। एक भी इनपुट अगर उसकी 1 है तो 1 आएगा, अगर
दोनों एक जैसे हैं तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों ज़ीरो हैं तो वो ज़ीरो आउटपुट देगा। उसके आगे आ जाता है ज़ोर बुलियन ऑपरेशंस। ज़ोर को एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, MTH 101 में भी ये है। तो here is another boolean operations which produces the output of 1 when both inputs are different। वो कह रहा है कि जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं, 0 1 1 0 होंगे तो ये आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज ये 0 देगा। उसके बाद है कि नॉट ऑपरेशंस टेक्स इनपुट, वो एक ही वन इनपुट लेता है, यानी एक इनपुट होती है इसके अंदर, और एक ही जाहिर सी बात है आउटपुट है उसके अंदर। व्हेन इनपुट इज़ ज़ीरो प्रोड्यूसेस ज़ीरो, व्हेन इनपुट इज़ वन। वो कह रहा है ये कि जब हम ज़ीरो इनपुट देंगे तो आउटपुट वन आ जाएगा, जब इनपुट हम वन देंगे तो आउटपुट ज़ीरो आ जाएगा, मतलब जो हम देंगे उसका जो है उल्टा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसने इसके आगे ये थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि इसका एंड लिया है तो 0 1 का 1 आ गया, इस तरह करके इसने सारी एग्जांपल्स दी हैं। इसको देख लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे आ रहा है कि मॉड्यूल 13 हेक्साडेसिमल नोटेशन। वाई वी नीड हेक्साडेसिमल नोटेशन, कि हमें हेक्साडेसिमल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ कि हेक्साडेसिमल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे हमने पीछे नंबर देखे हैं कि वो बहुत लंबे लंबे थे, 1 0 0 0 0 0 0 पता नहीं कितने आ रहे हैं। तो वो कहता है कि इतना ज़्यादा कुछ एक इंसानी दिमाग के लिए जो है ना वो याद रखना मुश्किल है। तो इसलिए जो हेक्साडेसिमल नोटेशन है इसको जो है वो यूज़ में लाया गया, ये बनी क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो हैं वो इन पार्टिकुलर हेक्साडेसिमल नोटेशन यूजेस अ सिंगल सिंबल टू रिप्रेजेंट अ पैटर्न ऑफ 4 बिट्स, यानी कि 4 बिट्स के लिए एक सिंगल पैटर्न यूज़ होता है। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैंने नोट्स में डाल दी है, तो आप एक दफ़ा नोट्स लाजमी देख लीजिएगा। ये इतनी बड़ी जो है ना डेफिनेशन वगैरह ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसने ये बनाया हुआ है, इसकी भी इतिहास ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखें तो 0 के अंदर 0 0 है, 1 आ रहा है तो एंड पे 1 है, 2 में ये है। तो इसको आपको मैंने पहले क्या कि इतना पेपर में नहीं आता, इसके लिए सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट हल्का से क्लियर कर लेना है, इसको ज़्यादा भी सीरियस नहीं लेना। आगे स्टोरिंग अ बिट है मॉड्यूल 14 मेन मेमोरी। उसने कहा है कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, जिसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के पास एक लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट्स होते हैं जैसे कि फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और उसके अंदर जो है ना वो कैपेबल होते हैं कि स्टोरिंग का सिंगल बिट, यानी वो एक सिंगल बिट ही स्टोर करते हैं। और दीज रिजर्वियर आर नोन एज कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन करनी है, और इसके आगे आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन को आपने सिंपल सा पढ़ लेना है कि हाउस होल्ड जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर थोड़े से सेल्स होते हैं, मतलब फ्यू हंड्रेड होते हैं, और जो लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं उसमें बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, और मैनेजेबल यूनिट सेल्स 8 होते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी MCQs में भी पूछ लें, ये भी याद करने वाला नहीं है। उसने ये कहा है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे होता है। पहले तो उसने कहा कि कंप्यूटर में लेफ़्ट राइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हमने सिग्निफिकेंट बिट का पता करना हो तो हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो होता है वो सिग्निफिकेंट बिट होता है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है वो हमारे राइट साइड पे होता है। जैसे इधर ये 0 है, ये लीस्ट है, और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो बस वो ये पूछ लेगा लेफ़्ट राइट में कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा लोअर ऑर्डर है, ये याद कर लेना। उसके बाद है मेमोरी एड्रेस। कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ है, हर फाइल है, उसका हमने एक नाम दिया होता है, खास नाम दिया होता है कि ताकि हम उसको जब जाके खोलें हमें पता हो कि इस जगह पे ये फाइल हमने बनाई थी, इसके अंदर ये काम है इसका। तो उसने भी ये कहा हुआ है कि टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर एक खास फाइल को निकालने के लिए ईच सेल इज असाइनेटेड विद अ यूनिक नेम, कि हम उसको एक यूनिक नेम दे देते हैं, और ये ही उसका एड्रेस कहलाती है। जैसे हर किसी के घर का अपना एड्रेस होता है कि फ़लाँ का ये गाँव है, फ़लाँ का ये शहर है, तो इसका भी ये इंडिविजुअल नेम है जो इसके लिए स्पेसिफिक है। उसके बाद आ जाता है रैम। द सेल्स कैन बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली एज रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू असेस सेल्स इन एनी ऑर्डर। कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इज ऑफन कॉल्ड रैंडम असेस मेमोरी, यानी रैंडमली इंडिपेंडेंटली हम लोग उसमें से कोई भी जो है ना डाटा उसको निकाल सकते हैं, और ये रैम जो है वो कंप्यूटर में मौजूद होती है उसकी मेन मेमोरी के अंदर। उसके बाद डी रैम है। ये आपने जो याद करना है, इनकी एब्रीवेशन याद करनी है कि रैम का मतलब क्या होता है, डी रैम का क्या होता है, और SD रैम का क्या होता है। खैर आगे चलते हैं। डी रैम है डायनामिक रैम, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टोर्स बिट्स एज टीनी इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह ये जो है ना स्टोर्स कर लेता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ छोटे इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह इसको जो है ना बिट्स को सेव कर लेता है, और ये 1 सेकंड के अंदर बहुत मरतबा जो है वो रिफ्रेश होता है। उसके बाद है SD रैम, सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू डी रैम। इसके अंदर ये होता है कि अप्लाइज एडिशनल टेक्निक, इसके अंदर ज़्यादा जो है ना एडिशनल टेक्निक डाल दी जाती है, जिसकी वजह से टाइम कम हो जाता है किसी फाइल को लोड करने में।
यानी कि काम टाइम के अंदर जो बड़ी फाइल है वो लोड हो जाती है, इंस्टेड कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले और एक एक लफ्ज़ को है ना जो वो खोले।